ब्रेन है शरीर का सबसे जरूरी अंग, या ये कहे कि पावर बैंक है। हमारा मस्तिष्क जो है, जो भी निर्देश हमारे शरीर को देता है, वही निर्देश जो है वो शरीर पालन करता है। इसलिए भी ब्रेन का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण और उसके कारण के बारे में हम जानेंगे, और क्यों होता है ब्रेन ट्यूमर ये भी हम जानेंगे। पर चलिए शुरू करते हैं हेल्थ गुरु। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर के कारण और लक्षण, उस पर फैले हुए मिथ के बारे में। और इस विषय पर बात करने के लिए मेडिशाइन हॉस्पिटल से हमारे बीच तीन एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर राजेश जैन, जो कि जाने माने न्यूरोसर्जन है, डॉक्टर आशु जैन, वो भी जाने माने न्यूरोसर्जन है, और एक और प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर अक्षय वैद हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी सर। सबसे पहले तो ये जानना है डॉक्टर राजेश आपसे कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या है, कैसे हम जाने कि लक्षण जो हैं ये ब्रेन ट्यूमर्स के हैं। देखिए, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण तो बहुत कॉमन होते हैं। अगर किसी मरीज को लंबे समय तक सर दर्द हो रहा हो, या उसे सर दर्द के साथ वॉमिटिंग हो रही हो, उसे देखने में समस्या हो रही हो, या फिर उसके किसी हाथ पाँव में पैरालिसिस का अटैक आया हो, या उसे मिर्गी के दौरे आ रहा हो, तो ऐसे लक्षण ब्रेन ट्यूमर में कॉमनली देखे जाते हैं। जी, जैसे कि आपने सर बताया कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण जो है बहुत कॉमन होते हैं। सुबह सुबह उल्टी होना, सर में दर्द होना, माइग्रेन से भी लोग इसको जोड़कर देखते हैं। तो या हाँ, कॉमनली ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें शायद माइग्रेन की शिकायत है और हमें ब्रेन ट्यूमर की संभावना, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो इसलिए ब्रेन ट्यूमर कई बार काफ़ी बढ़ जाता है और बहुत ग्रेडिंग बढ़ जाती है, तो बहुत काफ़ी पेशेंट जो है अनकॉन्शियस स्टेट में या क्रिटिकल स्टेज में हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि बहुत समय तक तो लोग ट्रेस आउट ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। डॉक्टर अक्षय, आपसे जानना चाहते हैं, अगर मैं स्टेजेस की बात करूं ब्रेन ट्यूमर के, तो क्या इसके भी कोई स्टेजेस होते हैं डॉक्टर? स्टेजेस होते हैं। किसी भी मतलब शरीर के किसी भी अंग में कोई ट्यूमर होता है तो उसके स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस हम जनरली इस तरह से कोरिलेट किए जाते हैं कि अगर स्टेज लोअर साइड पे है, स्टेज 1 है, तो वो ट्यूमर ऐसा है जो ऑपरेट करने के बाद या मतलब इलाज होने के बाद उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। और स्टेज 3 या 4 है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि इस ट्यूमर का हम ऑपरेशन करें भी तो भी हो सकता है संभवतः इसमें आउटकम बहुत अच्छा नहीं आएगा, या फिर ऑपरेशन करने के बाद इसमें आगे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस तरह से ब्रेन ट्यूमर को स्टेज किया जाता है। और दूसरा तरीका होता है, एक होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, जो कि मतलब ब्रेन के अंदर बिनाइन लीजन होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, जिसको ऑपरेट करने के बाद या इलाज करने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर अपने को इलाज करने के बाद रिस्पांस बहुत अच्छा कई बार नहीं देता, बट जान बचाने के लिए या लाइफ सेविंग प्रोसीजर के लिए उसको भी हमको ट्रीट करना पड़ता है। जी डॉक्टर आशु, जैसा कि सर ने बताया कि किस तरह से स्टेज होते हैं, तो ये ब्रेन ट्यूमर को ट्रेस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कैसे हम जाँच करते हैं? ब्रेन ट्यूमर में सबसे पहले जब पेशेंट के सिम्टम्स हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है कि हमको एक सिस्टम के हिसाब से आगे बढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट सीटी स्कैन हम लोग बहुत प्रिफर्ड थिंग रहती है हमारी। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे सरदर्द हो रहा है, सरदर्द के साथ उल्टी हो रही है, और कई बार जब उल्टी हो जाती है तो सरदर्द ठीक हो जाता है, ये सबसे पहले हमारे को पॉइंट करता है कि शायद ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। तो हम लोग एक सीटी स्कैन करते हैं। अब सीटी स्कैन पे लीजन के ऊपर है, कभी कभी सीटी स्कैन पे लीजन अच्छे आते हैं, कभी कभी सीटी स्कैन पे लीजन उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो हम लोग सीटी स्कैन के साथ एक कॉन्ट्रास्ट होता है जिसमें इंजेक्शन दिया जाता है ब्लड के अंदर, और फिर दोबारा सीटी स्कैन लेते हैं। कभी कभी वो भी उतना अच्छा इन्फॉर्मेटिव नहीं होता है, तो फिर हम लोग एमआरआई के लिए प्रोसीड करते हैं, और एमआरआई भी कई बार हम लोग को कॉन्ट्रास्ट भी करानी पड़ती है। साथ ही में ट्यूमर का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कभी कभी ट्यूमर का लोकेशन ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे बहुत सारे नर्व फाइबर्स जाते हैं, तो उसके लिए अलग से जो एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह जो हम लोग कराते हैं वो भी हमको बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि ऑपरेशन के जस्ट पहले ही ना हमको क्लियर होना चाहिए कि हम लोग दिमाग के किस एरिया से डील कर रहे हैं, दिमाग के अंदर जिस एरिया से डील कर रहे हैं उसके अंदर पहुंचते पहुंचते तक क्या क्या चीज़ डैमेज हो सकती है, क्योंकि डैमेज मिनिमम से मिनिमम रखना है। इसीलिए ऑपरेशन के जस्ट पहले हम लोग 3 डायमेंशनली ट्यूमर को देख लेते हैं। कभी कभी जो एकदम डीप सीटेड ट्यूमर होते हैं उनमें हम लोग नेविगेशन की मदद से लेते हैं। नेविगेशन एक प्रकार का उपकरण है जो हमारे मेडिशाइन अस्पताल में भी उपलब्ध है। ये काफ़ी नया उपकरण है। इसके थ्रू हम लोग जब ब्रेन के अंदर नेविगेट करते हैं, मतलब हम जब ब्रेन के अंदर जाते हैं, ट्यूमर तक पहुंचते हैं, तो हमको एक लाइन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिलती है जिससे मिनिमम स्ट्रक्चर का डैमेज होता है।
जिसमें ना कोई ब्लड वेसल जैसे कि जो खून की वाहिनी होती है अगर वो बीच में आती है तो हम लोग उसको भी सरपास कर सकते हैं। मिनिमम मतलब सबसे कम रास्ता ब्रेन के अंदर ट्रैवल करके हम लोग ट्यूमर तक पहुंच सकते हैं। प्लस जब हम पूरा ट्यूमर निकाल देते हैं तो हम नेविगेशन की मदद से वापस कंफर्म कर सकते हैं कि पूरा ट्यूमर निकल गया है कि नहीं निकल गया है, वो भी ओटी टेबल पे। तो अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस हैं। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर अगर कहीं दूसरी जगह शरीर में ट्यूमर है और वो दिमाग में फैल गया है तो हम लोगों को और भी जांचें करानी पड़ती है। जैसे कि अगर पेट का कोई ट्यूमर फैला है दिमाग में, लीवर का हो सकता है, लंग का हो सकता है, तो हमको उसके लिए अलग से HRCT थोरैक्स, CCT एब्डोपेल्विस और पेट स्कैन भी कराना पड़ता है कई बार, क्योंकि अगर ट्यूमर के मल्टीपल डिपॉजिट होते हैं तो सिर्फ ट्यूमर का इंपैक्ट ब्रेन में ही नहीं कई जगह पे पड़ सकता है। तो इन्वेस्टिगेशंस तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, बट हाँ कह सकते हैं कि MRI ब्रेन प्लस कॉन्ट्रास्ट हमारा इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहता है मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स में। जी बिल्कुल, डॉक्टर आशु ने जैसा बताया सर कि किस तरह से हम इसकी जांच करते हैं। डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जांच की प्रक्रिया तो उन्होंने बता दी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने कहा कि दूसरी जगहों पर भी तो ट्यूमर नहीं है, तो क्या ये ट्यूमर बेसिकली ब्रेन में होता है या दूसरे ट्यूमर्स भी ब्रेन की तरफ ट्रांसफर होते हैं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो कि ब्रेन सेल से निकलता है, और एक सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होता है जो शरीर के दूसरे हिस्से में रहता है और वो ब्रेन में फैल सकता है। जैसे कि ब्रेस्ट, जैसे डॉक्टर आशु ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, ब्लैडर कैंसर हो, वो ब्रेन में फैल सकते हैं। और फिर अपने को इसकी वजह से फिर अपने को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डिसाइड करना पड़ता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हम चॉइस करते हैं। सर, ये वंशानुगत भी हो सकता है क्या? यदि परिवार में किसी एक को ब्रेन ट्यूमर की समस्या रही है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भविष्य में उनके परिवार के किसी सदस्य को इस तरह के सिम्टम नजर आए? नहीं, यूजुअली मैक्सिमम केस में ऐसा वंशानुगत ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अक्षय, अगला सवाल आपसे रहेगा। यदि हम नई टेक्निक्स की बात करें तो अक्सर क्या होता है, मम्मियां जब बच्चे बहुत देर मोबाइल खेलते हैं तो सर दर्द की शिकायत करते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम हमें दिखाई देते हैं बच्चों में जो कि नॉर्मली आम सर दर्द के लक्षण नहीं होते, तो क्या वो भी इशारा करते हैं ब्रेन ट्यूमर की तरफ? देखिए, कभी भी ऐसी परेशानी आती है कि किसी को सर दर्द होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी को भी, तो हम लोगों की यूजुअली आदत होती है कि हम लोग बाय नेचुरल उसको हल्का सा सर दर्द या माइग्रेन की शिकायत बोल के उसको ओवरलुक कर देते हैं। बट सर दर्द अगर लगा रहे, या जैसा कि डॉक्टर आशु ने बताया कि सर दर्द के साथ उल्टियाँ होती है और उल्टियाँ होने के बाद सर दर्द में आराम मिलता है, तो इन सब कंडीशंस में हमको जो भी मतलब हमारा ट्रीटिंग क्लिनिशियन है, न्यूरोसर्जन है, न्यूरोफिजिशियन है, उनसे एक बार मिलना ज़रूर चाहिए। क्योंकि हमारे पास जब मरीज़ आता है, कई बार कोई ट्यूमर इस तरह के भी रहते हैं कि उसको सिर्फ सरदर्द होता है, बट हम और तरह की जांच करते हैं। जैसे हम मरीज से तरह तरह के सवाल पूछते हैं, कई चीज़ें ऐसी रहती है जो मरीज समझ नहीं पाता है। जैसे देखने में समस्या की बात पता चलती है, आंखों की पुतलियों के लिए एक फंडोस्कोपी की जाँच होती है जिसको हम देखते हैं, तो उससे उस फंडोस्कोपी से हमको पुतलियाँ देख के ये पता चल जाता है कि दिमाग का प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में ये सब मतलब इनिशियल जांच करने के बाद हम आगे जांच कराने की प्रक्रिया करते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि वह जो मरीज रहता है उसको सिर्फ सरदर्द रहता है, अगर और कोई सिम्टम्स उसके साथ कोरिलेट नहीं करते तो यूजुअली हम फिर उसको हेडेक का ट्रीटमेंट देते हैं। बट यदि बाकी जांचें करने के बाद या आंखों की पुतलियों में सूजन आने के बाद और कोई सिम्टम्स कोरिलेट अगर होते हैं तो उससे रिलेटेड फिर हम आगे जांच करा के मरीज का इलाज करना प्रेफर करते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि आप अपनी तरफ से हर तरह से जांच करने के बाद ये इंश्योर हो जाते हैं कि ये किस कंडीशन में है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर आशु, आपसे जानना है कि जब हम उपचार की बात कर रहे हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये जो सर्जरी है वो कितनी आसान है और किस तरह की सर्जरी होती है? बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट्स रहते हैं हमारी ओटी के अंदर। खासकर हम लोग जब ब्रेन तक पहुंचते हैं तो हमको सबसे पहला बैरियर होता है हमारा स्किन का, और स्किन काफ़ी वेस्कुलर होती है, मतलब कि उसकी खून की सप्लाई ज़्यादा होती है दिमाग में जब हम पहुंचते हैं, तो उसके लिए हमको पहले ब्लीडिंग रोकनी पड़ती है। तो जनरली हम लोग बाइपोलर कॉटरी का यूज़ करते हैं। फिर हमको क्रेनियोटमी करनी पड़ती है, तो क्रेनियोटमी के लिए भी अलग से उपकरण आते हैं, जैसे कि ड्रिल करना, फिर कट करना। तो कटर में अलग अलग वेरिएशन आते थे। पहले के ज़माने में जो कटर होता था काफ़ी मोटा होता था और उसमें बोन लॉस भी ज़्यादा होता था। राइट नाउ हमारे पास मेडिशाइन में अभी एकदम पेन लाइक कटर है जिससे बहुत छोटी सी बोन का लॉस होता है। और पोस्ट ऑप स्कैन में कई बार ये डिफिकल्ट हो जाता है जानना कि मरीज की ऑपरेशन मतलब हुआ था तो क्रेनियोटमी कितनी बड़ी बनी थी, मतलब कई बार बोन का इतना अच्छा फ्यूजन होता है। सेकेंडली, माइक्रोस्कोप जो है एक रिवोल्यूशन लाया है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के आने के बाद से माइक्रो न्यूरो सर्जरी का डेवलपमेंट हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है, जिसके तहत हम लोग ब्रेन में किसी भी हिस्से में बहुत मैक्सिमम व्यू मिलता है, हमको काफ़ी बड़ा व्यू मिलता है, मैक्सिमाइज करके मिलता है। जूम इन करने के बाद काफ़ी सारी स्ट्रक्चरल की क्लैरिटी हो जाती है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ एरर मिनिमाइज हो जाता है। जब तक हमारे पास अच्छा विजन रहेगा तब तक हमारा एरर का चांस काफ़ी कम रहेगा। सेम चीज़ हीमोस्टैसिस के लिए भी हमारे पास अल्ट्रासोनिक भी है,
और बाइपोलर जैसे मैंने आपको बताया वो भी है, और ट्यूमर डीबल्किंग करने के लिए जो अलग से नए उपकरण आते हैं वो सारे उपकरण हमने हमारे पास मेडिशाइन में रखे हुए हैं। नेविगेशन भी उनमें से एक उपकरण है जो कि इंट्राऑप हम लोग यूज़ करते हैं काफ़ी कॉमनली। स्पाइन से रिलेटेड अगर कोई ऑपरेशन रहता है तो उसके लिए हमको सियाम की ज़रूरत रहती है, तो हमारे पास मेडिशाइन में सियाम भी उपलब्ध है। ओवर एंड ऑल एंडोस्कोप आजकल एक काफ़ी मतलब जैसे आपने सुना होगा दूरबीन जिसको बोलते हैं उसको एंडोस्कोप बोलते हैं न्यूरोसर्जरी में। तो एंडोस्कोपिक ऑपरेशन से भी बहुत छोटा सा होल बनता है, एक छोटा सा पोर्ट बनता है, कह सकते हैं 1.5 से 2 सेंटीमीटर का एक पोर्ट बनता है, उसके थ्रू ही हम लोग सारी सर्जरीज करते हैं। वो भी पूरा सेटअप हमारे पास मेडिशाइन में अवेलेबल है और हम लोग सभी पेशेंट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं, मिनिमम से मिनिमम इंसिजन में और मिनिमम से मिनिमम टिश्यू डैमेज में। मेन हमारा टारगेट रहता है कि मिनिमम टिश्यू डैमेज होना चाहिए और मैक्सिमम एडवांटेज पेशेंट को मिलना चाहिए। जी, जैसे पेशेंट को पता चलता है कि उससे ब्रेन ट्यूमर है या उसके घर वाले को पता चलता है तो वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डर जाता है, और एक मिथक तो ये भी है सर कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में ब्रेन ट्यूमर कैंसर का रूप लेता है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, एक कैंसरस जिसको मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं और एक जो है बेनाइन ब्रेन ट्यूमर। तो अभी जो पहले की अवस्था थी 20 साल 25 साल पहले, जब बहुत सारे गैजेट्स नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी ओटी में, और जैसा नेविगेशन नहीं था, कूसा मशीन नहीं थी, एंडोस्कोप नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, तो उस समय बहुत क्रूड न्यूरोसर्जरी होती थी और मैक्सिमम चांस ये होता था कि पेशेंट मान लो बच भी जाता था तो उसके हाथ पांव काम नहीं करते थे, बोलने में दिक्कत होती थी या काफ़ी बड़ा ब्रेन डैमेज हो जाता था उसको। लेकिन ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ आने के बाद ब्रेन ट्यूमर सर्जरी बहुत आसान हो गई है, किसी मरीज को डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन ट्यूमर कैंसरस हो सकता है पर उसका भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। हम ऑपरेशन के बाद मरीज को सेकाई कर सकते हैं, उसकी कीमोथेरेपी कर सकते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के रिज़ल्ट अभी बहुत अच्छे हो गए ये सब गैजेट्स आने के कारण। तो किसी भी मरीज को ब्रेन ट्यूमर के लक्षण आने पे तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, पास के डॉक्टर से मिलें, और लगे तो न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लें और जितनी जल्दी हो सके अपना इलाज को चालू कराएं। जी, डॉक्टर अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि सर ने बताया कि अब इसका इलाज जो है वो बहुत आसान हो गया है। अगर नई सर्जरी के बारे में जाने तो अब क्या टेक्निक ऐसी आ गई है जिसकी वजह से बहुत आसानी से सर्जरी हो जाती है? जी, आज की डेट में बहुत सारी ऐसी नई तकनीकें आई हैं जिससे कि ब्रेन की सर्जरी करना बहुत आसान भी हो गया है और दूसरी बात बहुत सेफ़ भी हो गया है। जैसे कि डॉक्टर राजेश सर ने बताया ये बात कि पहले के समय में क्रूड न्यूरो सर्जरी हुआ करती थी। उस समय ये बात होती थी कि हमारे पास गैजेट्स भी नहीं होते थे, कोई चीज़ नहीं होती, तो क्रूडली हमको बड़ा मतलब ब्रेन को ओपन करके फिर उस ट्यूमर की तरफ टारगेट करके निकालना पड़ता था। आजकल हम मतलब इन्वेस्टिगेशन पे जब आते हैं, MRI CT स्कैन की बात हो, तो वहाँ से लेकर ही हमारे पास इतनी तकनीकें बढ़ गई हैं कि हम उन चीज़ों को लेके आगे अपना आउटकम बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एक फंक्शनल MRI आता है जिसमें हम दिमाग के अंदर जो फाइबर्स रहते हैं उन फाइबर्स की मदद से अपन ये पता लगा सकते हैं ट्यूमर उस फाइबर्स को कितना इन्वॉल्व किया है और किस तरह से उन फाइबर्स के डैमेज को हम रोक सकते हैं। दूसरी चीज़, एक नई चीज़ आज की डेट में आई है, इंट्रा ऑप MRI। इंट्रा ऑप MRI का कंसेप्ट ऐसा होता है, वो खासकर ब्रेन ट्यूमर के लिए वरदान जैसी चीज़ है। ऑपरेशन टेबल पे हम मरीज का ऑपरेशन करते हैं, ट्यूमर को निकालते हैं। ट्यूमर जो होता है माइक्रो न्यूरोसर्जरी के द्वारा निकाला जाता है और कई बार ट्यूमर जितना दिखता है उतना नहीं होता, आसपास के टिश्यू को भी इन्वॉल्व करके रखता है। तो सेफली मैक्सिमली जितना ट्यूमर हम निकाल पाते उतना हम निकालते हैं। उसके बाद उसी अवस्था में हमारे पास ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही MRI की सुविधा होती है। ये MRI की सुविधा हम उसी तरह से मरीज को ट्यूमर निकालने के बाद MRI करा सकते हैं। कराने के बाद तुरंत हमको इस चीज़ का पता चल सकता है कि वो MRI करने के बाद ट्यूमर पूरा निकाला जा चुका है या थोड़ा सा रह गया। ऐसे केसेस में हम और सेफ हो जाते हैं। यदि और कोई ट्यूमर बचा है तो उस ट्यूमर को हम निकाल सकते हैं, यदि नहीं तो हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा रिवॉल्यूशन है न्यूरो नेविगेशन। नेविगेशन की मदद से, जैसा कि डॉक्टर आशु ने बताया, नेविगेशन की मदद से हम ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकाल सकते हैं कम से कम डैमेज के थ्रू। तो ये कुछ नए ऐसे उपकरण हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंट को बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत एक्यूरेसी के साथ, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आउटकम हम दे सकते हैं। जी, डॉक्टर आशु, अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जब हम ब्रेन ट्यूमर ट्रेस आउट कर लेते हैं तो क्या उसके पहले, सर्जरी के पहले, हमें व्यक्ति की कुछ जांच और करानी होती है? किस तरह से हम व्यक्ति को पहले से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करते हैं सर्जरी के लिए? एक्चुअल में जब भी हम लोग ब्रेन का कोई भी सर्जरी करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू प्रोसीजर्स लाइक DBS वगैरह, पेशेंट्स को हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए बॉडी को पूरी तरह से फिट होना ज़रूरी रहता है।
क्योंकि हम लोग जब भी पेशेंट को पोस्ट करते हैं सर्जरी के लिए तो एनेस्थीसिया द्वारा पीएसी प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराते हैं हम लोग, जिसके दरमियान ब्लड की सारी इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि रूटीन ब्लड चेकअप में आता है सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, पीटीआईएनआर, ये सारी चीज़ें जब नॉर्मल होती हैं उसके बाद पेशेंट का एक चेस्ट एक्सरे निकालते हैं, उसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, और ईसीजी निकालते हैं। अगर ईसीजी में थोड़ा भी डाउट होता है तो हम लोग 2D इको के लिए प्रोसीड करते हैं। चेस्ट एक्सरे में कुछ भी डाउट होता है तो हम लोग HRCT थोरैक्स के लिए करते हैं। और भी डिसीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कुछ एक स्पाइन के पेशेंट्स रहते हैं, उनका स्पाइन का एक्सरे इंपॉर्टेंट रहता है, डायनेमिक एक्सरे भी रहता है जिसमें हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी कराते हैं। कभी कभी दिमाग के लिए भी हम लोग को अलग से स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि ट्यूमर मार्कर्स होते हैं तो वो CSF के अंदर मिलते हैं। कई सारे पीनियल बॉडी ट्यूमर्स हो गए, थर्ड वेंट्रिकुलर ट्यूमर्स के लिए CSF की जांच हम लोग भेजते हैं। उस जांच के अंदर हमको पता चल जाता है कि हम लोग शायद ये ट्यूमर से डील कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग वेल प्रिपेयर रहते हैं। कई बार ट्यूमर मार्कर्स की वजह से हमको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तक पता चल जाती है कि शायद ये इस प्रकार का ट्यूमर है और इस प्रकार का ट्यूमर के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं है, ये रेडियोथेरेपी से भी ठीक हो सकता है, तो उस कंडीशन में सर्जरी भी अवॉइड हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्री ऑप पेशेंट का चेकअप करना। कई बार इसके लिए सर्जरीज तक कई बार दिमाग में बहुत बड़ा लीजन दिखता है, बट बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि लिम्फोमा है, वो घोस्ट ट्यूमर्स होते हैं। तो बहुत एकदम सरप्राइजिंगली आपका मैनेजमेंट, लाइन ऑफ मैनेजमेंट पूरा प्री ऑप चेकअप पे ही डिसाइड होता है, जब हम लोग एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि इस प्रकार का ट्यूमर है और इसके लिए सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है, फिर हम लोग उसी के लिए प्रोसीड करते हैं। अदरवाइज ये हम लोग का भी फर्स्ट यही रहता है कि अगर बिना सर्जरी के पेशेंट बहुत अच्छा हो जाए तो हम लोग फिर उसको अवॉइड करते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के कारण, लक्षण और उससे जुड़े मिथ के बारे में, तो चलिए अपनी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और अगला सवाल डॉक्टर राजेश आपसे है कि ये जो ब्रेन ट्यूमर की एक बार सर्जरी हो गई तो क्या दोबारा फिर से उसे ट्यूमर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है? देखिए, जो बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि नर्व शीट ट्यूमर्स होते हैं या ब्रेन के कवर के ट्यूमर्स होते हैं जिसको मेनिंजियोमास बोलते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर्स होते हैं, वो ट्यूमर एक बार अपन ने कम्प्लीटली उसको एक्साइज कर दिया या निकाल दिया ब्रेन से तो उसके आने की संभावना बहुत कम रहती है, नेग्लिजिबल रहती है। पर कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे जब ट्यूमर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नसें उससे जुड़ी रहती है, चाहे खून की नसें हो या आँख की नस हो या चेहरे की कोई नस हो जुड़ी रहती, तो कई बार अपने को छोटा ट्यूमर छोड़ना पड़ता है सेफली, ताकि पेशेंट, हमारा एम, हम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी जो मेडिसिन हॉस्पिटल का, उसका एम हम लोग का यही रहता है कि जैसा पेशेंट एटलीस्ट आया हमारे पास वैसा वो घर को भेजें हम लोग, मतलब कोई डेफिसिट लेके ना भेजे पेशेंट को। पर हाँ, कई बार जो मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर होते हैं जैसे कि ग्रेड 3, ग्रेड 4 मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, तो उनमें कई बार पूरा कंप्लीट एक्सीजन सारे गैजेट्स को लेके भी, नेविगेशन लेके या कूसा मशीन लेके भी पॉसिबल नहीं होता, कई बार छोड़ना पड़ता है हमको, तो उस केसेस में रिकरेंस होने का चांस रहता है। पर ग्रेड 1, ग्रेड 2 जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स रहते हैं उसके रिकरेंस रेट बहुत कम रहते हैं, और ऑलमोस्ट जैसे ग्रेड 1 ब्रेन ट्यूमर मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर भी है तो 10 से 15 साल आराम से निकाल लेता है मरीज अपनी ट्रीटमेंट के बाद, और ग्रेड 2 ट्यूमर में 5-6 साल निकाल लेता है। पर हाँ, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ब्रेन ट्यूमर है तो वो मैक्सिमम 1.5-2 साल 3 साल निकालता है। जी, डॉक्टर अक्षय, जैसा कि राजेश सर ने बताया कि वो अवधि जो है जीवन की वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो कई बार लोगों को लगता है ना कि ट्यूमर हो गया है तो पता नहीं जीवन अब कितना होगा या सर्जरी कराने के बाद भी लाइफ कितनी होगी, तो इससे जुड़े कई मिथ भी हैं, तो उसके बारे में भी कुछ हमें बताएं। देखिए, कैंसर जो शब्द है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। जब शब्द को लेके ना लोग बहुत परेशान होते हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर कहने का मतलब कैंसर हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार वो ट्यूमर ऐसा भी होता है जो बिनाइन होता है, जो अर्ली स्टेज में रहता है, तो उसका ट्रीटमेंट इतना अच्छा पॉसिबल होता है कि उसका ऑपरेशन चाहे बचपन में हो चाहे यंग एडल्ट में हो, उसके बाद आराम से 30-40 साल निकाला जा सकता है, मतलब कोई उसमें आगे परेशानी नहीं आती। तो इस मिथ को लेके परिवार वाले सबसे पहले तो परेशान होते हैं कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया, ब्रेन में कैंसर हो गया, अब कैसे होगी चीज़ें, अब क्या करेंगे, घर में अगर छोटा बच्चा है तो इतनी परेशानियां होंगी, बड़ा है तो भी इस पे जिम्मेदारियां हैं, तरह तरह के सवाल आते हैं। मैं तो इस चीज़ के लिए सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि देखो, हमारे पास जब भी परेशानी आती है तो हमें उसे लड़ना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। और डेफिनेटली माइक्रो न्यूरो सर्जरी और आजकल के गैजेट्स के हिसाब से हम देखें तो जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम है सर्जरी के बाद, वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह का ट्यूमर है, हर ट्यूमर जो होता है कैंसर नहीं होता, और ऐसा नहीं होता जो जानलेवा हो। सही समय पे सही तरह से अगर सही इलाज करा जाए तो उस ऑपरेशन के बाद मरीज की जिंदगी
जैसी चलनी होती नॉर्मल वैसी चलती है, उसमें कोई और समस्या नहीं आती। तो इस तरह के मिथ से मैं लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों को थोड़ा कम ध्यान दिया जाए, और जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए तुरंत जो नज़दीकी डॉक्टर है, फिजिशियन है, न्यूरोसर्जन है, उनसे मिले और इसका उपचार कराना जल्द से जल्द स्टार्ट करें। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर जो जनरल फिजिशियंस होते हैं घरों में आजकल सबके अपने खुद के डॉक्टर भी होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं से कंसर्न कर लेते हैं, वो पर्टिकुलर न्यूरोसर्जन तक पहुंचते भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर आशु? बहुत सारे ऐसे डेंजरस साइन हैं जो कि मैं नहीं समझता कि उसके लिए किसी डॉक्टर का देखना ज़रूरी है। पेशेंट खुद भी समझ सकता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द ब्रेन। जैसे कि बहुत कॉमन बीमारी है, मतलब ब्रेन ट्यूमर से भी बहुत कॉमन है लकवा। जब भी आपको ऐसा लगता है कि शरीर का कोई भी एक हिस्सा चल नहीं रहा है या उसके अंदर बार बार झिंझनी आ रही है, थोड़ी देर के लिए चलना बंद होता है फिर वापस चलने लग जाता है, ये बहुत अलार्मिंग और इनिशियल साइंस हैं कि स्ट्रोक कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। प्लस ये जो स्ट्रोक होता है ये भी रेगुलेट होता है, बहुत सारे इसके कारण होते हैं। जो मेन कारण रहता है, एक तो होता है बीपी का बढ़ना, हाइपरटेंशन। तो आजकल तो लोगों ने अपने घर पे भी बीपी रखा हुआ है, बीपी की मशीन रखी हुई है, तो आराम से अपन रोज सुबह उठ के एक बार बीपी नाप के चेक कर सकते हैं कि बीपी ठीक है कि नहीं। अगर बीपी अनकंट्रोल चल रहा है आपका, तो तुरंत निकटतम जो भी आपके डॉक्टर हैं या जो भी कंसल्टिंग फिजिशियन है, आप उनको कंसल्ट करके अपने बीपी को रेगुलेट करें। सेकंड इज डायबिटीज। डायबिटीज भी बहुत कॉमन कारण है स्ट्रोक होने का। तो डायबिटीज में जो शुगर कंट्रोल है आपका वो अच्छा होना चाहिए, शुगर प्रोफाइलेक्सिस जो आपका है वो इंपॉर्टेंट है। प्लस एक्सरसाइज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शरीर को आप जितना अच्छा एक्सरसाइज करके जितना अच्छा ट्रेन करोगे, ये आपको भविष्य में उतनी कम तकलीफ देगा। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे डेंजरस साइन हैं। सर दर्द का होना अपने आप में ही बहुत एक अलार्मिंग साइन है। बैक पेन इतना कॉमन है, हेडेक और बैक एक आजकल, खासकर ऐसी पीढ़ी जो दिन रात कंप्यूटर पे काम करती है, कंटिन्यूअस मॉनिटर को देखती रहती है, सीधी नहीं बैठती है, कभी लेट के बैठ रहे हैं, किसी भी पोस्चर में बैठ रहे हैं, मोटा तकिए का उपयोग कर रहे हैं, तो सर्वाइकल की समस्याएं बहुत आ रही हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं लोग, जिम नहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आती हैं। जब भी आपको हेडेक हो या बैक पेन हो, आप न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन या एक फिजिशियन को भी कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास हो आप कर सकते हैं कंसल्ट। बट ये ज़रूर है कि अगर सिम्टम में रिलीफ नहीं मिलता है फर्स्ट विजिट के बाद, तो सेकंड जब भी हम लोग विजिट करते हैं उसमें डॉक्टर इन्वेस्टिगेट कराता ही है। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ पेरिफेरी में वो ये कि जब भी हम लोग को साइंस मिल जाते हैं कि भाई यहाँ तो नर्व रूट कंप्रेशन हो रहा है डिस्क की वजह से, या इसके ब्रेन में ट्यूमर भी हो सकता है, हम जैसे ही मरीज को बोलते हैं कि एमआरआई कराना है तो मरीज एकदम से हिचकिचा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इससे अच्छा है हम दूसरे डॉक्टर से सलाह ले लें जो कि एमआरआई एडवाइस ना करें। तो हो सकता है वो कम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर लोकल डॉक्टर्स के पास भी चले जाते हैं, जो लोग प्रॉपर एमबीबीएस भी नहीं होते हैं, और वो लोग फिर उनको टैबलेट के थ्रू उनको ट्रीट करते रहते हैं। फिर जब एकदम पैराप्लेजिया हो जाता है, कई बार पैर चलना बंद हो जाते हैं डिस्क के प्रॉब्लम में, या फिर कभी कभी एकदम एक शरीर का एक तरफ का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो जाता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते लेते, उसके बाद फिर वो हमारे पास आते हैं। फिर हम उनको बोलते हैं कि अगर हाथ पैर चलना पूरी तरह से बंद हो चुका है तो अब दोबारा चल पाएगा, इस बात के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। तो अगर आप इनिशियल साइंस की वजह से अगर आप तुरंत न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप अपने आप को बेनिफिट करेंगे। अगर आप लेट स्टेज में पहुंचते हैं, चाहे वो किसी की स्टेज भी हो, चाहे वो स्ट्रोक क्यों ना हो, चाहे वो एक सिंपल सा डिस्क क्यों ना हो, अगर आपने ट्रीटमेंट अवॉइड किया है, ट्रीटमेंट को आपने छोड़ दिया है, उसको एकदम लाइटली ले लिया है कि चलो ये तो ठीक है, हाथ थोड़ी देर काम नहीं किया अब वापस काम करने लग जाएगा, तो मान के चलिए भविष्य में जब हाथ काम नहीं करेगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उस समय जरूर व्यक्ति को लगता है कि काश उस समय आधा घंटा एक एक्स्ट्रा लगा के डॉक्टर को दिखा लिया होता, 5,000 या 6,000 रुपये लगा के एक एमआरआई करा ली होती, पहले ट्रीटमेंट करा लिया होता, तो आज मैं भी चल रहा होता। ये बहुत सारे पेशेंट्स के मन में रिग्रेट भी रहता है, और ये प्रॉब्लम आज भी है। आज भी लोग सोचते हैं कि जब तक काम चल रहा है हम चला लेते हैं। बहुत सारे डायबिटिक इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो अपना शुगर चेक नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि यार चेक करूंगा फिर बीपी बढ़ेगा, इससे अच्छा है नहीं चेक करता हूँ। वो बाद में जाके बहुत हानिकारक होता है। जी बिल्कुल, यानी कि छोटे छोटे लक्षणों को भी नज़रअंदाज करना बहुत हानिकारक हो सकता है, और यदि थोड़े से भी जानकारी आपको मिल गई है तो आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या पर इस पर काम करें और साथ ही डॉक्टर की सलाह भी लें। डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक लंबा समय रहा है इस सर्जरी की तरफ, तो जब फर्स्ट स्टेज में सर्जरी के समय हमें नहीं पता चल पाया कि ये ट्यूमर इतना बड़ा हो गया, और सेकेंड स्टेज या लास्ट स्टेज में पता चल रहा है, फिर किस तरह से ट्रीटमेंट संभव है? देखिए, उस समय जब पेशेंट कई बार बहुत लेट पहुंचते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, चाहे वो मिसगाइड हो गए हों या इतनी सारी मिथ्स फैली हुई है सोसाइटी में जिसकी वजह से लेट आ रहे हैं, तो हमारे पास ये फिर ऑप्शन बहुत कम बचते हैं। हम काफ़ी बड़े बड़े ब्रेन ट्यूमर हमने ऑपरेट किए हैं। कुछ जो बेनाइन ब्रेन ट्यूमर्स रहते हैं वो तो पूरा निकाल देते हैं, उनके रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स रहते हैं जो फैल चुके हैं, अंदरूनी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे चले गए हैं,
और बोलना बंद हो गया, बोलने वाली शक्ति चली गई या हाथ पाँव की शक्ति चली गई है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस कम बचते हैं। तो मैक्सिमम सेफ जो अपन ब्रेन ट्यूमर को रिसेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ में अपन फिर उसके आगे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का प्लान करते हैं। जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी बताने के लिए, मिथ से जुड़ी जानकारी देने के लिए, लक्षण और कारण के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का कि आपने हमें समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। मस्तिष्क में होने वाली असामान्य कोशिकाओं के समूह को मस्तिष्क का ट्यूमर कहते हैं, ये हमने जान लिया। ऐसी अवस्था जो कि ट्यूमर की ओर इशारा करती है, जो उसके लक्षण होते हैं, ये भी हमने जान लिया, और कैसे इन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना, ये भी हमने जान लिया। तो हम आशा करते हैं कि आज की इस चर्चा से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। ये जानकारी और लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।